हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं हिंदी का चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है आर्यभट्ट। तो हम आर्यभट्ट के बारे में पढ़ेंगे कि वो कौन थे। ठीक है। आज के इस वैज्ञानिक युग में मानव चांद पर पहुंच गया है। वह अन्य ग्रहों पर पहुंचने की कोशिश में है। खगोल विज्ञान की नई नई खोजों को कर नित्य नई उपलब्धियां सामने ला रहा है। बेशक अमेरिका तथा कुछ यूरोपीय राष्ट्र इस समय वैज्ञानिक प्रगति में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, पर गुजरी शताब्दियों में भारत गणित और विज्ञान में अपनी महत्ता स्थापित किए हुए था। लगभग 1500 वर्ष पूर्व भारत भूमि पर विश्व प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोलशास्त्री आर्यभट्ट जन्मे। उन्होंने आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ लिखा जिसमें गणित के साथ साथ खगोल, ग्रह, नक्षत्रों और ज्योतिषी जानकारियां भी दी। उन्होंने यह पुस्तक संस्कृत भाषा में लिखी। प्राचीन भारत में आज की तरह गद्य में लिखने का चलन न था। सब कुछ पद्य में लिखा जाता था। इस पद्य साहित्य को आचार्यगण कंठस्थ रखते थे, शिक्षार्थियों को भी कंठस्थ कराते थे। इस तरह ज्ञान एक से दूसरे के पास कंठस्थ विधि से पहुंचता रहता था। लेखन रूप में कार्य बहुत कम होता था। कोई कोई विद्वान लेखक कार्य ताम्रपत्रों या वृक्षों की छालों पर करते थे। इस तरह की लिखी प्राचीन पुस्तकें आज भी संग्रहालयों में दुर्लभ रूप से उपलब्ध हैं। हर्ष की बात है कि आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथ आर्यभट्ट भट्टिय को केवल कंठस्थ करने के लिए ना छोड़ा और पुस्तक रूप में लिखकर संसार के सामने प्रस्तुत किया। इस महान विद्वान पर की गई खोजों से जो प्रमाण सामने आते हैं उसके अनुसार आर्यभट्ट की आयु जब 23 वर्ष की थी तो उन्होंने श्लोकों तथा मंत्र की ध्वनि के बीच अपने महान ग्रंथ आर्यभट्टीय का प्रथम शब्द लिखना प्रारंभ किया था। यह कार्य उन्होंने वर्तमान सन और तिथि की गणना के आधार पर 2 मार्च सन 499 ईस्वी में 12 बजे दोपहर को आरंभ किया था। आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक के एक श्लोक में बताया कि उन्होंने कुसुमपुर शहर में इस पुस्तक आर्यभट्टीय की रचना की थी। कुसुमपुर शहर के मामले में मतभेद हैं कि वह वर्तमान पटना शहर बिहार प्रांत में स्थित है या अशमक जनपद में। यह अशमक जनपद गोदावरी और नर्मदा नदियों का बीच का प्रदेश था। इस तरह केरल राज्य में उनका जन्म बताया जाता है। वर्तमान के पटना शहर को प्राचीन काल में पाटलिपुत्र कहते थे। इसी पाटलिपुत्र में एक स्थान कुसुमपुर भी था। महान गणितज्ञ चाणक्य आचार्य चाणक्य का जन्म कुसुमपुर में होना प्रमाणित है, जो पटना के निकट बिहार में है, जहां चाणक्य के काल में मगध राज्य हुआ करता था। मगध राज महानंद की सत्ता उलटकर आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को सत्तासीन कराया था, पर चाणक्य की जन्मस्थली कुसुमपुर इतिहास की चर्चा में खूब है। आर्यभट्ट के मामले में चाणक्य की जन्मस्थली कुसुमपुर को ही मान लेने में अंतर्विरोध है। अधिकांश विद्वानों की राय में आर्यभट्ट का जन्म वर्तमान के केरल राज्य के कुसुमपुर में नामक स्थान पर हुआ था। लेकिन यहाँ आर्यभट्ट के जन्म स्थान से हटकर उन्हें भारत की महान विभूति के रूप में देखना अधिक उपयुक्त है। वे पहले खगोलशास्त्री थे जिन्होंने बताया कि पृथ्वी गोल है तथा अपने अक्ष पर घूमती है। अपने अक्ष पर घूमने के कारण ही रात दिन होते हैं। उन्होंने अपने अध्ययनों द्वारा निष्कर्ष निकाला कि चंद्रमा का रंग काला है तथा वह सूर्य के प्रकाश के कारण चमकता है। हिंदू धर्मशास्त्रों की तब मान्यता थी कि जब राहु व केतु सूर्य तथा चंद्रमा को जकड़ लेते थे तो सूर्य तथा चंद्र ग्रहण पड़ता है। आर्यभट्ट ने इस मान्यता का खंडन किया। उन्होंने बताया कि सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण पृथ्वी की परछाइयों के कारण होते हैं। उनके आर्यभट्टीय ग्रंथ लिखने के समय के आधार पर आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में हुआ था। आर्यभट्ट के जीवन के बारे में बस इतनी ही जानकारी मिली। आर्यभट्टीय पुस्तक विशाल ज्ञान का भंडार है। इस पुस्तक में कुल मिलाकर 121 श्लोक हैं। पुस्तक 4 भागों में बांटी गई है। ये 4 भाग हैं गतिकापाद, गणितपाद, कालक्रियापाद और गोलपाद। गीतिका पाद में कुल 13 श्लोक हैं। पहले श्लोक में मंगल चरण है। ये श्लोक गीतिका छंद में है, इसलिए इस भाग को गीतिका पाद कहते हैं। इन श्लोकों में ज्योतिष शास्त्र और खगोल शास्त्र की कुछ बुनियादी बातों की जानकारी दी गई है। इस पाद का दूसरा श्लोक बड़े महत्व का है। इसमें आर्यभट्ट ने गणना की एक नई पद्धति की जानकारी दी है। उस समय पद्य में लिखी जाने वाली पुस्तकों में गणित के अंकों को लिखना संभव नहीं था। यदि संख्याओं
को शब्दों में लिखा जाए तो पद्य बड़े हो जाते थे। ज्योतिष शास्त्र में बड़ी बड़ी संख्याएं लिखनी पड़ती थीं, इसलिए संख्याओं को संक्षेप में लिखने के लिए आर्यभट्ट ने एक नई पद्धति का आविष्कार किया था। उन्होंने वर्णमाला के सारे अक्षरों के लिए संख्या मान निश्चित कर दिया था। इससे किसी भी संख्या को अक्षरों में लिखा जा सकता था। अंकों या संख्याओं को इस प्रकार अक्षरों में लिखने की पद्धति को अक्षरांक पद्धति का नाम दिया गया। यह भी ध्यान रखने योग्य बात है कि आर्यभट्ट के पहले ही शून्य की खोज हो चुकी थी। शून्य और 1 से 9 तक के अंकों की सहायता से सारी संख्याओं को लिखने की पद्धति का आविष्कार हो चुका था। इस पर भी आर्यभट्ट ने एक नई अक्षरांक पद्धति का आविष्कार किया। इस पद्धति में बड़ी बड़ी संख्याएं छोटे छोटे शब्दों में लिखी जा सकती थी, जैसे 43,20,000। आर्यभट्ट के बाद भी देश के दूसरे गणितज्ञों ने भी अक्षरांक पद्धतियों का इस्तेमाल किया। आर्यभट्टीय पुस्तक के गणित पाद में कुल 30 श्लोक हैं। इतने ही श्लोकों में आर्यभट्ट ने अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित से संबंधित विशेष विषयों को संक्षेप में लिखा। आज सब जानते हैं कि वृत्त किसे कहते हैं, यह कैसा होता है। विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है कि वृत्त में त्रिज्या और परिधि के बीच एक खास संबंध होता है। यह भी कि किसी भी वृत्त की परिधि इसकी त्रिज्या व्यास से कितने गुना बड़ी होती है। वृत्त के व्यास की लंबाई को 22/7 या 3.1415 से गुणा करें तो उस वृत्त की परिधि की लंबाई ज्ञात हो जाती है। आज यह बात बड़ी सरल जान पड़ती है, किंतु प्राचीन काल में वृत्त के व्यास और परिधि की सही संबंध को कम गणितज्ञ ही जान पाए थे। कारण यह था कि इन दोनों के बीच संबंध को एक निश्चित पूर्णांक या अपूर्णांक में व्यक्त नहीं किया जा सकता था। इस संबंध को लगभग एक सही संख्या में ही व्यक्त किया जा सकता है। वर्तमान में हम वृत्त के व्यास तथा परिधि के अनुपात को यूनानी अक्षर पाई से लिखते हैं, अर्थात पाई = 22/7 या 3.1416, परंतु यह एक कामचलाऊ मान है। आर्यभट्ट ने लिखा कि व्यास 20,000 हो तो उसकी परिधि 62,832 होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि वृत्त की परिधि व्यास = 62,832 अपॉन 20,000 = 3.14161 है। वर्तमान समय में स्कूलों में जो रेखागणित पढ़ाया जाता है, रेखागणित महान गणितज्ञ यूक्लिड की ज्यामिति पर आधारित है, पर हमारे देश भारत में भी ज्यामिति का अध्ययन पुराने ज़माने से होता आ रहा है। आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक में रेखागणित से संबंधित कई बातें बताई, पर जिस बात के लिए आर्यभट्ट विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं वह है त्रिकोणमिति। त्रिकोण की 3 भुजाओं और 3 कोणों के संबंधों के बारे में जो गणित रचा जाता है उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन में त्रिकोणमिति की आवश्यकता होती है। आर्यभट्ट ने त्रिकोणमिति में एक नई पद्धति का आविष्कार किया था। इस नई पद्धति को जया या भुजाभ्य पद्धति कहते हैं। आजकल स्कूल कॉलेजों में जो त्रिकोणमिति पढ़ाई जाती है वह आर्यभट्ट की इसी पद्धति पर आधारित है। आर्यभट्ट के समय में दूरबीन जैसी कोई चीज़ नहीं थी। आंखों से जो और जितना कुछ आकाश में दिखाई देता था उसी का अध्ययन होता था। फिर भी हमारे ज्योतिषों ने आकाश के ग्रह नक्षत्रों की गतिविधियों के बारे में अनेक बातें जान ली थी। आर्यभट्ट की पुस्तक के काल क्रियापाद और गोलपाद भागों में काल गणना तथा ज्योतिष के बारे में जानकारी है। हमारे देश में आर्यभट्ट के समय में और बाद में भी सदियों तक यह मान्यता प्रचलित थी कि पृथ्वी स्थिर है और समूचा खगोल इसकी परिक्रमा करता है। मगर आर्यभट्ट ने स्पष्ट लिखा है, पृथ्वी अपनी धुरी पर परिक्रमा करती है, इसलिए खगोल हमें घूमता दिखाई देता है। आर्यभट्ट की यह मान्यता सही थी, फिर भी उनके बाद काफ़ी समय तक अन्य ज्योतिषों ने इसे स्वीकार नहीं किया। आर्यभट्ट पहले गणितज्ञ थे जिन्होंने कुछ तालिकाएं बनाई जो बाद में सिंस तालिकाओं के नाम से पुकारी गई। उन्होंने ax b/c समीकरण का समाधान निकाला, जिसके लिए दुनिया उनका उपकार मानती है। ज्यामिति, मेंशुरेशन, वर्गमूल, घनमूल और विभिन्न श्रेणियों के विषय में उनके ग्रंथ में जानकारियाँ दी गई हैं। उन्होंने अपने दूसरे ग्रंथ की रचना वृद्धावस्था में की, जिसका नाम आर्यभट्ट सिद्धांत रखा गया। आज भी आर्यभट्ट द्वारा दिए गए आंकड़े पंचांग तैयार करने में प्रयोग होते हैं। ऐसे महान गणितज्ञ और खगोलशास्त्री को आने वाली पीढ़ियाँ कभी नहीं भूला पाएंगी। भारत ने इन्हीं के नाम पर सन 1975 में कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष में भेजा था। तो ये बच्चों आर्यभट्ट जी के बारे में था कि उन्होंने कहाँ कहाँ किस क्षेत्र में कार्य किया। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा।
तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू एंड बाय।